जैसा कि आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाने के बारे में बताया था। आज हम सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को बनाने के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाकी सारे नियम बता दिया गया है कि तातीते वाली क्रियाओं के साथ आने वाले हैं उनका अंग्रेजी नहीं लिखते। इसमें वचनकर्ता की सहायक क्रिया डज होती है, बहुवचनकर्ता की सहायक क्रिया डू होती है, और आई हुई देवी सब्जेक्ट के रूप में जब आते थे इनके साथ भी सहायक क्रिया डू का ही प्रयोग करते हैं। और जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं तो इसमें कभी भी क्रिया में शेष नहीं जोड़ते। और मैंने भी बताया था आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसके अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। और आज हम सभी लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाने के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन को फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब यस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहते हैं? इसकी विशेषता यह है कि इसके जितने भी आंसर आते हैं, जितने भी आंसर दिए जाते हैं, वो हिंदी में हाँ या नहीं में दिया जाता है और अंग्रेजी में यस और नो में दिए जाते हैं। और इनके हिंदी वाक्यों की विशेषता ये होती है कि इनके हिंदी के वाक्य जब भी लिखे जाते हैं तो प्रश्न सूचक शब्द क्या से लिखे जाते हैं, और अंग्रेजी में जब लिखे जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से लिखे जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इनके वाक्यों का जवाब इनके सेंस पे दिया जाता है। जैसे कोई वाक्य हिंदी में बोलते हैं, पूछते हैं और उसमें क्या नहीं लगा होता है, लेकिन वाक्यों के पूछने से अगर प्रश्नों का भाव प्रकट होता है तो वह भी फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव ही होता है, अर्थात डायरेक्ट क्वेश्चन ही होता है, क्योंकि उसका भी आंसर यस या नो में ही आता है। जैसे आपने खाना खाया, ऐसे वाक्य पूछे जाएंगे तो उसमें यस या नो का ही जवाब देना है। आपने अपना काम पूरा कर लिया, आप बाजार गए, आप आ गए। जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग नहीं है, बट इनके आंसर या तो यस में होंगे या तो नो में होंगे, और हिंदी में या तो हाँ में होंगे या तो नहीं में होंगे। इसीलिए इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। अब इसके बारे में हम आगे बोर्ड पर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया अभी आप लोगों को कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, तो यहां आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके बाद जैसा मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, तो पहला होगा डायरेक्ट क्वेश्चन, इसी को या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या डायरेक्ट क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव या यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसका मैंने अभी अभी बताया है कारण कि इसको यस और नो टाइप क्वेश्चन क्यों कहा जाता है। यस और नो टाइप क्वेश्चन कहने का कारण यह है कि इसके जितने भी आंसर आते हैं वाक्य चाहे जिस तरह के भी हो, इसका आंसर हिंदी में हमेशा
हाँ या नहीं में आता है, और अंग्रेजी में यस या नो में आता है। अब जब ऐसे ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते हैं तो इनकी हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है? प्रायः इनके वाक्य हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं? जैसे आप देखिए, क्या राम घर जाता है? क्या लड़के आप देख रहे हैं कि जो भी वाक्य शुरू हुआ है वह प्रश्न सूचक शब्द मतलब क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू है। और जब भी कोई वाक्य इस तरह के लिखे जाते हैं तो इसको जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, इसका जब अंग्रेजी में अनुवाद बनाते हैं तो कभी भी यह क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते, मतलब क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है और इसको नहीं लिखते हैं, क्योंकि इससे जब शुरू होते हैं तो इसको डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है। तो वाक्यों में कर्ता के अनुसार जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो कर्ता के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इन वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ रूल के अनुसार हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन के वाक्यों का जब ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ऑफ रूल क्या होता है उसको आगे के देखते हैं। इसका होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसको नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। आसानी से कैसे बनता है एक वाक्य देखते हैं। क्या राम बस के द्वारा विद्यालय जाता है? अब जैसा कि मैं पिछली बार भी कई बार बताया हूं कि ता तीते वाली क्रियाओं के साथ आने वाले हैं उनकी अंग्रेजी में लिखते हैं। अब बाकी जो वाक्य हैं, वाक्यों में जितने पार्ट हैं उनका अनुवाद जब हम बनाएंगे तो इनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब कैसे बनाते हैं? पहले नंबर पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर में है कि प्लूरल नंबर में है, उसके अनुसार यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, राम एक वचन कर्ता में है, तो एक वचन कर्ता की सहायक यहाँ पे होती है तो हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे है तो लिखेंगे डायरेक्ट। दूसरे नंबर पे है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? राम। तीसरे नंबर पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है, जाने का अंग्रेजी हो जाएगा गो। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि कभी भी नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इसकी क्रिया में हम यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं, चाहे करता कोई भी। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय की अंग्रेजी होती है स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? बस के द्वारा, तो हो जाएगा बाई बस। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यहां लगा देंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, मैं बार बार इसीलिए छोड़ रहा हूं कि आप इसको आसानी से समझ जाए। यहां लगाएंगे हम कनेक्टिव वर्ड टू, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है। तो अब इस ट्रांसलेशन को हम फिर से पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन आपका रेडी हो गया है। क्या राम बस के द्वारा विद्यालय जाता है? इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा डज राम गो टू स्कूल बाय बस। अब बहुवचन कर्ता भी एक ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या लड़के विद्यालय से
आते हैं। अब फिर इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते फिर नियम नहीं लगेगा। पहले नंबर पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हमेशा याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा हिंदी में क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और जो भी हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है उसकी अंग्रेजी कभी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को ही लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या की अंग्रेजी लिखना नहीं है, उसके स्थान पर हम सहायक क्रिया को लिखेंगे और सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार ही लगाई जाती है। यहाँ पे कर्ता बहुवचन है, लड़के हैं बहुवचन में है, तो इनकी सहायक क्रिया हो जाएगी डू। तो पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। उसके बाद है लड़के, लड़के का क्या हो जाएगा? द बॉयज। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? आना। आने का क्या हो जाएगा? कम। फर्स्ट फॉर्म कम होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय। विद्यालय से, तो यहां लगा SCHOOL। अब उसके बाद क्या है? अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें है नहीं। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे क्या लगाया जाए? टू नहीं। अब यहां पे क्योंकि यहां बच्चे विद्यालय को छोड़ के आते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है अपने वीडियो में कि जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से जाके जुड़ता है तो जुड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करते हैं, अर्थात सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है, और से शब्द यह रिप्रेजेंट करता है, बताता है, दर्शाता है कि कोई वस्तु किसी स्थान से अलग हो रही है, अर्थात बच्चे विद्यालय से अलग हो रहे हैं। बच्चे विद्यालय से अलग हो रहे हैं तो यह डिस्कनेक्टिंग वर्ड है, और से की अंग्रेजी यहां पे हो जाएगी फ्रॉम, FROM। तो हो जाएगा डू द बॉयज कम फ्रॉम स्कूल। क्योंकि इसमें अदर वर्ड नहीं है तो अदर वर्ड नहीं लगाएंगे। तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखिए कि जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं, और डिस्कनेक्ट करने के जब कोई वस्तु कैसे अलग होती है तो वहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं से के लिए। वैसे तो से की बहुत अंग्रेजी होती है। से की अंग्रेजी फ्रॉम होती है, से की अंग्रेजी फार होती है, से की अंग्रेजी सीज होती है, और कभी कभी से की अंग्रेजी ऑफ भी होती है, OF, जहां पे कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मरता है, जैसे वह मलेरिया से मर गया, तो वहां पर सिन के लिए हम दूसरे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे अंग्रेजी के, सिंस का, फार का, न फ्रॉम का, वहां आप लगेगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं वहां पे उनके से के लिए हम आप का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा ही डाइड ऑफ मलेरिया। तो यहां पे अकॉर्डिंग टू रूल हम से की अंग्रेजी के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया, और इस तरह से आपका ट्रांसलेशन रेडी हो गया। डू द बॉयज कम फ्रॉम स्कूल। और इसके बाद थर्ड के एक आई यू देवी में से किसी को बना दिया जाए तो हो जाएगा क्या वे सड़क पर दौड़ते हैं। तो इस टेंस में मैंने बताया था नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, इस टेंस में आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, बी के साथ भी सहायक क्रिया डू का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में वे आया है और वे की अंग्रेजी दे होगी, उसके नियम के अनुसार यहाँ पे सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा। पहले नंबर पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब क्या है? दौड़ते हैं, दौड़ने का अंग्रेजी हो जाएगा रन। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? सड़क पर, ऑन द रोड। और बाकी इसमें कोई अदर वर्ड नहीं है तो यहां पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह हम देखते हैं तीनों ट्रांसलेशन बन गए। और ध्यान देने वाली बात है
कि तीनों वाक्य क्या से शुरू हुए हैं, लेकिन क्या की अंग्रेजी कहीं नहीं लिखी गई। उसके स्थान पे वाक्यों के कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया का प्रयोग किया है। जैसे इसमें कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया डज का प्रयोग, इसमें कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया डू का प्रयोग, इसमें कर्ता दे है तो वहां भी सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। सात इत्ते वाली क्रियाओं के साथ आने वाले हैं उनकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और इस प्रकार देखते हैं कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। फिर से याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन की पहचान यह है कि इसके हिंदी के वाक्य हमेशा क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू होते हैं, लेकिन जब ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में करते हैं तो कभी भी उन क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को ही लिखते हैं और तातीते वाली क्रियाओं की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और हमेशा वाक्य चाहे निगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को ही लिखते हैं। थैंक्स फॉर